जीबी में हुकूमत बनाने के बाद बावजूद इसके कि सिर्फ एक सीट की बरतरी है, तो इतने टॉल क्लेम्स भी नहीं है कि हमने बड़ा तीर मारा है जीबी में। कोई तीर नहीं मारा उन्होंने जीबी में, एक सीट ज़्यादा है और इत्तेहादियों की हुकूमत है। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह तीर को मारा है और तीर भी मारा है। आपने तीर भी मारा है। बात तो यह है कि ना कोई विजन है, ना कोई कारकर्दगी है, ना कुछ दिखाने के लिए है और ना ही कुछ बेचने के लिए है। हुकूमत की मजमूई तादाद उसके इत्तेहादियों को मिला के 170 बनती है और ये वो इत्तेहादी हैं जो पीपल्स पार्टी के बग़ैर हैं। हुकूमत की मजमूई तादाद उसके इत्तेहादियों को मिला के 170 बनती है और ये वो इत्तेहादी हैं जो पीपल्स पार्टी के बग़ैर हैं। पीपल्स पार्टी अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद भी कर ले तो पीपल्स पार्टी फिर भी जो है 163 से ऊपर नहीं जाती। सर इसमें व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि 27 सितंबर की डेट देने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हो सकता है मीनवाइल हुकूमत से एंगेजमेंट हो जाए, इमरान खान साहब तक एक्सेस मिल जाए। एम आई राइट सर? 10 माह से जायद का अरसा हो गया कि खान साहब को किसी शख्स ने पार्टी के देखा ही नहीं है। हम खाली हुकूमती आरा पे जो है ना बैठे हुए हैं कि खान साहब ठीक हैं। 2 हफ्तों से जो खबरें खान साहब की सेहत के हवाले से आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब देखें, एक्सेस किसी को नहीं है। खबरें क्या आ रही कि खान साहब का 20 किलो से जायद वज़न कम हो गया। अब इसमें कितनी सदाकत है? फिर इस हद तक भी बात की जा रही है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है। एक ऐसे बंदे का जिसको कभी ब्लड प्रेशर की तकलीफ ही नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, जहां हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये बताते हैं कि जनाब हमारी अलायंस JUI और बाकी अपोजिशन की जमातों से बन रही है 27 सितंबर के एहतजाज से पहले कोशिश है कि सब लोग इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल रिफ्ट्स या इंटरनल ग्रुपिंग भी खुलकर सामने आ रही है। वी ऑल नो दैट कि आज सुबह सलमान अकरम राजा साहब और जुनैद अकबर साहब ने दोनों ने अलग अलग बयान दिए, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ बयान दिए। जुनैद अकबर साहब ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि जनाब जो लोग पार्लियामान से बाहर हैं वो सियासत सीखें, मतलब इनडायरेक्टली वो हिट कर रहे थे एट दैट टाइम सलमान अकरम राजा साहब को। और सलमान अकरम राजा साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए मीडिया से उन्होंने फरमाया कि मैं कोई भी चीज़ मुबहम नहीं रखूंगा, मैं तमाम तर तफसीलात कौम के सामने रखूंगा कि पार्लियामेंटेरियन एहतजाज पे क्यों नहीं आते। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी आज की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल रिफ्ट भी खुलकर सामने आना स्टार्ट हो गई हुई थी। जहाँ पर एक कौमी इत्तेहाद बनाने की बातें की जा रही हैं अपोजिशन का, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन की बड़ी जमात है उनकी अपनी रिफ्ट भी खुलकर सामने आ रही हैं। जहाँ पर ये रिफ्ट सामने आ रही हैं वहीं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत सारे रिफ्ट्स भी, बहुत सारे जो उनके भी शकूक व शुबहात एक दूसरे के ऊपर हैं वो भी डेली रिपोर्ट हो रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हर 2 घंटे 4 घंटे के बाद एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। क्या ये इल्ज़ामात का सिलसिला सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन की हद तक है या इससे आगे भी कुछ मामलात चलेंगे? क्या इन डेज टू कम इज़ इट पॉसिबल कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमती बेंचेस से उठकर अपोजिशन के बेंचेस पे शिफ्ट हो जाए? इस पर बात करेंगे। पहले मेहमान का तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब। मिनिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, thank you very much for time. Sir, let's start with judges की तैनाती. Sir, is there some deadlock? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया साकिब साहब। क्या मैं इस हवाले से अब थोड़ा सा एब्सटेन करूंगा और उसकी वजह यह है कि इस पूरे वीकेंड पे मैंने गवर्नमेंट की पोजीशन सामने रखी और वो क्लैरिटी के साथ रखी कि आईन पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर चीज़ें देखें तो आइनी तरीक़ाकार मौजूद है चीज़ों को करने का। और बिलखुसूस सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो रोल हैं, जो उनकी पोजीशन है, उसको देखते हुए, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको भी देखते हुए ये तमाम तर मामला बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अब क्योंकि हमें डायरेक्टली वज़ारत कानून व इंसाफ को नोटिस हो चुका है और हमारी रिपोर्ट कल जमा होगी, कंसाइज रिपोर्ट, और उसमें वाज़े तौर पे जो हमारी स्टेटेड पोजीशन है वो हम सामने रखेंगे। लेकिन इससे ज़्यादा मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हूँ और ज़ाहिरी बात है कि उस ज़िम्मेदारी को जानते हुए, देखते हुए अब मेरा इस पे कमेंट करना बनता नहीं है बिकॉज मामला सेंसिटिव है और मामला अदालत में है। बिल्कुल ठीक है सर। इज इट वन ऑफ द रीजंस जो पीपल्स पार्टी और PMLN की बज़ाहिर मीडिया के ऊपर रिफ्ट चल रही है, इज इट वन ऑफ द रीजंस? देखें, मेनली तो इलेक्शंस हैं और इलेक्शंस आपको पता है कि आज भी तीसरा मरहला जो है इलेक्शंस के हवाले से वो ऑनगोइंग है और अभी वो ख़त्म पजीर हुआ है। अब ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल हमारी तरफ से भी होती है, उधर से भी हुई है और हमने तो तमाम तर चीज़ें आवाम के सामने रखी, आउट इन दी ओपन रखी। ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल्स को अपनाते हुए हमने वो तमाम तर चीज़ें आवाम के सामने रखी हैं और इसलिए रखी हैं क्योंकि जो एक धांधली का ढिंढोरा पीटा जाता है और कहा जाता है धांधली होगी धांधली होगी,
असल में सबूत मौजूद नहीं है। और अब गुस्सा ऐसी चीज़ का है कि शायद कोई मुनासिब लफ्ज़ ना हो, लेकिन जीबी में हुकूमत बनाने के बाद बावजूद इसके कि सिर्फ एक सीट की बरतरी है, तो इतने टॉल क्लेम्स भी नहीं है कि हमने बड़ा तीर मारा है जीबी में। कोई तीर नहीं मारा उन्होंने जीबी में, एक सीट ज़्यादा है और इत्तेहादियों की हुकूमत है। तो अब जो है वो मेरे ख्याल से वो कहा जाता है कि में आप लोगों ने तो तीर मारा है सर। उनके हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह तीर को मारा है और तीर भी मारा है। आपने तीर भी मारा है सर, वाज़े तौर पे जी, मैंने यही कहा कि हमने तीर भी मारा है और तीर को भी मारा है। सर ना मारे तीर को, उसकी वजह से आपकी हुकूमत खड़ी हुई है सर। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। वाज़े तौर पे जिस तरह राना साहब ने भी और अमीर मकाम साहब ने भी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू हक़ाइक़ जो हैं वो आवाम के सामने रखे हैं। जो धांधली का ढिंढोरा पीटने जाते हैं और वाक़तन वो ख़ुद जो है आवाम के हाथों पिट जाते हैं। तो बात तो यह है कि ना कोई विज़न है, ना कोई कारकर्दगी है, ना कुछ दिखाने के लिए है और ना ही कुछ बेचने के लिए है। तो जब आपकी कारकर्दगी ना हो, जब आपकी परफॉर्मेंस ना हो, जब आप कुछ शोकेस ना कर सकें, जो आप या कोई वादा ना कर सकें, और वादा सिर्फ इतना कि हक़ हाकमियत, हक़ मलकियत, हक़ रोज़गार तो वो लोग अपना ख़ुद कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ के लोग आपको पता है कि मालिक हैं। पाकिस्तान से जाके कोई भी बंदा वहाँ पे ज़मीन पाकिस्तानी शहरी नहीं ले सकता क्योंकि उनका एक स्पेशल स्टेटस है। तो वो हक़ मलकियत तो उनके पास मौजूद है और हक़ जो रोज़गार कहा जाता है तो वो भी उनके पास मौजूद है। लेकिन हक़ हाकमियत की जहाँ तक बात की तो उसका फ़ैसला वो ख़ुद, उनके पास वो हक़ पहले से मौजूद है और वो ख़ुद फ़ैसला उस चीज़ का कर रहे हैं, जिस तरह दोनों मराइल में किया और इंशाल्लाह आज तीसरे मरहले में भी वो हक़ हाकमियत का फ़ैसला करेंगे कि किस पार्टी को वो ये ज़िम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, ताकि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में एक खुशी की जो लहर है, एक तरक्की की जो लहर है, एक बेहतरी की जो लहर है, वो दौड़ सके। सर यही प्रोस्पेक्ट पे बात करते हुए आज थर्ड फेज़ मुकम्मल होगी, आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन अपरेंटली मुकम्मल हो गया, तो मैं कल से एक्सपेक्ट करूं कि कल से टेलीविजन स्क्रीन्स नॉर्मल होएंगी, पीपल्स पार्टी और PMLN माजी की तरह ऑल गुडी गुडी होएंगी कल से? सर नहीं, अभी कुछ सीट्स रहती हैं और वो आपको पता है कि उस सिचुएशन के हवाले से जो है तमाम तर मामला, लेकिन अभी क्योंकि वो भी तकरीबन 6-7 सीट्स हैं या उससे कम हैं, ऑन टॉप ऑफ माई हेड तो मुझे नहीं उसमें याद पड़ता, लेकिन एक दफ़ा ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं समझता हूँ कि आज के बाद हो सकता है थोड़ी तेज़ी आ जाए और उस तेज़ी के बाद फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, जब बिल्कुल आप एक पीक मोमेंट पे होते हैं और उसके बाद फिर एक आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। सर मुझे नहीं पता कि ये पार्लिमानी लफ्ज़ है या नहीं, लेकिन आज सेनेटर पलवशा साहब ने टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि हुकूमत के अपने नेफे में पिस्तौल ना चल जाए। मतलब मुझे नहीं पता कि ये पार्लिमानी लफ्ज़ भी है या नहीं है, लेकिन शी डिड यूज़ दैट। सो मैं आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, कोई थ्रेट है गवर्नमेंट को सर कि पीपल्स पार्टी अगर अपोजिशन बेंचेस पे चली जाती है, ये थ्रेट आप लोग फील करते हैं? देखिए, अगर आप स्ट्रिक्टली मेरे साथ नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफर्टेबल हैं। 132 जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNAs हैं, 336 का ऐवान है, उसमें से 333 जो हैं वो सीट्स हैं, 3 जो हैं वो भी फिल वक्त वेकेंट हैं। लेकिन उसके साथ अगर आगे देखा जाए तो राय साकिब साहब, मैं आपको ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हुकूमत की मजमूई तादाद उसके इत्तेहादियों को मिला के 170 बनती है और ये वो इत्तेहादी हैं जो पीपल्स पार्टी के बग़ैर हैं। तो ये कम अज़ कम जो नंबर की गेम है या जो नंबर्स हैं वो वाज़े तौर पे रिफ़्लेक्ट भी हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी अगर PTI के साथ इत्तेहाद भी कर ले, और ये मफरूज़े पे तमाम तर चीज़ें मैं उस पर बेस कर रहा हूँ, फ्रॉम द वेरी आउटसेट मैं ये ज़रूर कहूँगा, तो पीपल्स पार्टी फिर भी जो है 163 से ऊपर नहीं जाती गिनती के हवाले से। सर आपको याद है एक MNA होते थे, नेशनल असेंबली के एक MNA होते थे, अल्लाह गरीक रहमत करे, डॉक्टर आमिर लियाकत साहब, उन्होंने कहा था हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। सर जब नंबर के ऊपर नीचे होती है तो फिर लोग लाए भी जाते हैं, लोग आ भी जाते हैं, 7 सीटों का फ़र्क रह जाता है सारा। जी, 7 सीटों का फ़र्क है, लेकिन उस हवाले से भी अगर देखा जाए तो आम कानून साजी में जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिंपल जो लेजिस्लेशन या हाउस का जो बिज़नेस है, लेजिस्लेटिव बिज़नेस है, उसके लिए हम बिल्कुल अपने तय भी काम कर सकते हैं। अब जो कह रहे हैं कि कानून साजी में ज़राए से जो
खबरें चल रही हैं कि कानून साजी में वो हमारी मदद नहीं करेंगे, तो पहले वो बहुत मुश्किलात भी क्रिएट करते रहे कानून साजी के इस अमल में। हम उनकी इजाज़त के बगैर कोई कानून साजी नहीं कर सकते, हम उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर कोई कानून साजी नहीं कर सकते। और 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं सेनेट में भी और नेशनल असम्बली में भी, आपने देखा कि ऐसी 2 इवेंचुअलिटीज़ हुई थी जहाँ पे हमें बड़ी मुश्किल दरकार थी और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आपके इस कानून साजी के अमल को सपोर्ट नहीं करते। और वो ऐसी चीज़ें थी जो कि ज़रूरत थी ना किसी सियासी जमात की, लेकिन इन द नेशनल इंटरेस्ट वी हैड टू डू इट, बिकॉज वो इन वन वे द अदर IMF के साथ भी रिलेट कर रही थी। तो उस पर भी उन्होंने जो है 2-4 दिनों का डिले हुआ। बरकैफ हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी के साथ, हमारी Sir, why do you have this feeling you guys are trying to get rid of People's Party now? Why do you have that feeling? नंबर गेम पे भी आ गए हैं, नंबर्स में भी आप कंफर्टेबल हैं, लेजिस्लेशन में भी आप लोग कंफर्टेबल हैं। Are you guys trying to get rid of People's Party now? नॉट एट ऑल। वो हमारी बहुत अहम इत्तेहादी जमात है, लेकिन जिस किस्म का एक डिमीनर या टोन और टेनर जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से डिपिक्ट किया गया है हालिया दिनों में और वो इलेक्शन के दिनों में, हमने ये स्टार्ट नहीं किया। और ये तमाम तर मामला जो है पीपल्स पार्टी से इतनी स्टेटमेंट्स के 47 का वज़ीर आज़म, 47 की वज़ीर आला, मतलब ये कोई स्टेटमेंट से कहने की, फिर हमें भी वी हैड टू ऑब्वियसली गो डाउन दैट रूट, a route that probably we didn't want to choose. So वो कहते हैं ना कि ये बड़ा एक सिंपल सा फिज़िक्स का जो है वो लॉ है, और एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वो रिएक्शन तो आना था और वो रिएक्शन आया। इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन देखिए मेरी ज़ाती जो राय है, मैंने इस पर आप पहले भी बात की, मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों, बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन खाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने का फ़ायदा नहीं होगा जब तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर रिफॉर्म्स नहीं होंगे, क्योंकि एंड सर्विस डिलीवरी जो है वो इंश्योर करते हैं आपके ब्यूरोक्रेट्स। तो लेकिन गालियाँ जो हैं वो हमारे खाते आती हैं सियासतदानों के, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक आसान हल है कि सियासतदान को ब्लेम कर दो, सियासतदान पे इल्ज़ाम आयद कर दो। तो जब तक ब्यूरोक्रेसी के अंदर या ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने से वो फायदा या सर दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू, आपकी क्लैरिटी बहुत होती है, आपकी क्लैरिटी बहुत होती है। इस पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड या पीपल्स पार्टी से आप लोगों ने बात की थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे? आई थिंक फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दिस विद इन आवर ओन पार्टीज़, और रिस्पेक्टिव पार्टीज़ के अंदर बातचीत होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी ने तो ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी है, अवाम ने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दी है। मैंने भी अपना ज़ाती व्यू दे दिया, और एवरीबडी इज़ एंटाइटल्ड टू देयर ओन पर्सनल ओपिनियंस। अब गवर्नमेंट का व्यू फिलवक़्त नहीं है, लेकिन काबीना के अंदर से ज़ाती व्यू ज़रूर आया है, ये आपके सामने है। लेकिन उसके साथ एक पार्टी लेवल पे पता प्रॉब्लम क्या आएगा, जब कोई पाकिस्तानी देखेगा कि एक मिनिस्टर गवर्नमेंट के जब ये बात कर रहे हैं तो वो समझते हैं यही आपकी पार्टी का भी नैरेटिव है। लेकिन चले दैट्स गुड, आपने कहा कि ये आपका पर्सनल व्यू है, बट सर यहाँ पीपल्स पार्टी बड़ी ये नहीं है। मिनिस्टर भी इंसान होता है, मिनिस्टर भी देखिए मिनिस्टर भी इंसान होता है। जस्ट बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट मीन कि आप चीज़ों में बेहतरी नहीं देखना चाहते, या आपका एक मुख्तलिफ व्यू नहीं हो सकता, डिफरेंट या डाइवर्जेंट व्यू हो सकता है। इसीलिए आर यू ट्राइंग टू टेल मी कि आपकी गवर्नमेंट बेहतरी नहीं देखना चाहती, आप ऑन पर्सनल लेवल बेहतरी देखना चाहते हैं? आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट सर? No, not at all, not at all. Please do not put words into my mouth that I didn't, sir. I didn't. My apologies. I didn't do that. My apologies for that. साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जनाब अकील मलिक साहब, हमेशा उनसे सीखने का मौका मिलता है। यस, ये एक पॉलिटिकल रिफ्ट तो नज़र आ रही है पीपल्स पार्टी PMLN की, इसका एंड क्या आज का आज़ाद जम्मू कश्मीर का इलेक्शन इसके ऊपर एक एंड पुट कर सकेगा? लेट्स वेट एंड वॉच, कॉज अब अगली फेज जो है वो फिर बैठकर लेजिस्लेशन की है, 28th अमेंडमेंट के ऊपर बात करने का टाइम है। आई डोंट नो व्हाट नेक्स्ट, बट लेट्स सी कि चीज़ें सेटल डाउन होती हैं कि नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, मेरे साथ हुई। नाजरीन, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर उमैर न्याई साहब। न्याई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम राय साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम। सर लेट्स स्टार्ट विद, आर यू इन लाहौर या इस्लामाबाद में है सर? नहीं सर, मैं लाहौर में हूँ। सर आज तो फड्डा पड़ा हुआ है वहाँ पे जुनेद साहब का और जनाब सलमान अकरम राजा साहब का कि सब पार्लियामेंटेरियंस को हाई कोर्ट के बाहर की कॉल दे रखी थी उन लोगों ने। नहीं, असल में वो थोड़ी जैसा कि है कम्युनिकेशन का, जैसा अब तक तो सारों को वो चीज़ क्लियर होगी। रात को 1:15 पे पार्लिमानी ग्रुप में मैसेज डला था कि सबने जी हाई कोर्ट पहुंचना है।
तो जाहिर बात है जो सुबह उठा होगा, जो इस्लामाबाद में था या जो रात को जाग रहा था, उन्होंने पहुंचने के तो वो पहुंच गए, वो आपको नज़र भी आए होंगे। अब इन्होंने थोड़ा सा प्लान चेंज किया है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके बाद कहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे होंगे। अब क्योंकि जाहिर बात है ड्यू इंटीमेशन है, तो उसमें जाहिर बात है पार्लियामेंटेरियन ने सारे पंजाब सारे KP से आना है, क्योंकि कोई पार्लियामेंट्री सेशन तो चल नहीं रहा। पहले हमारा एक्सपेक्टेड था कि 7 से पार्लियामेंट्री सेशन होगा, वो 17 पे चला गया, तो सारे हलकों में आगे पीछे हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल आपको अद्दी तादाद भी नज़र आएगी और इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे। सो बेसिकली इंटीमेट लेट किया गया तो मैसेज टाइमली पहुंचा नहीं पार्लियामेंटेरियंस तक। बिल्कुल इसी तरह है। और दूसरा है ना कि पार्लियामेंटेरियन से देखें कम्युनिकेट करने का एक ऑलरेडी चैनल मौजूद है। हमेशा पार्लियामेंटेरियन ठीक है जमात रेगुलेट करती है, मगर जिस तरह पार्लियामेंट्री पार्टी है उसको जनरली चीफ विप चलाया करते हैं, और चीफ विप के साथ तमाम पार्लियामेंटेरियंस की एक अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है। और चीफ विप जिस तरह से हमें जब भी कोई होता है इंडिविजुअली भी मैसेजेस आते हैं, ग्रुप में भी मैसेजेस आते हैं, और हमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के चेंबर से कॉल भी आती है। तो उस तरह का प्रोसेस जब भी फॉलो होता है तो इस तरह का लैप्स नहीं होता। सर अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो आज खुद भी मौजूद नहीं थे, जगदीश साहब तो खुद भी मौजूद नहीं थे आज, तो वो आप लोग को कैसे कॉल नहीं आ जाती? वो इसीलिए कह रहे हैं कि वो कम्युनिकेट ही उस तरह से नहीं हुआ ना। चले ये अब फिर इंटरनल मसला है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम ज़्यादा आ जाएगी। जो गुजर गया बात ये है, देखें समझने की बात है राय साहब, देखें एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हम अगर सबको जो है ना एक बंदूक के निशाने पे रख लें कि जी 100% अटेंडेंस होगी, हर जगह नज़र आएंगे, वो उस तरह से नहीं होगा। मगर ये है कि देखें एक लंबी स्ट्रगल है, मतलब जंग में जो है ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, जंग में भी बैटल के। आप कहें कि हर बैटल में हर बंदा हर मोर्चे पे नज़र आएगा तो वो भी नहीं होगा। कई जगह पे 5% 10% की अगर एब्सेंस भी हो जाए तो वो मैं समझता हूँ कंडोनेबल है। मगर उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, पहले प्रायर इंटीमेशन, प्रायर नॉलेज होना चाहिए, जो कि मैं आज वाले में तो वाज़ेह है। मतलब अब तो पब्लिकली जुनैद अकबर साहब रिस्पॉन्सिबल आदमी है, बाकी सारे कह चुके हैं कि कम्युनिकेट ही लेट हुआ है। सर वो जुनैद अकबर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमें तभी एंड में नज़र आ गई कि जब अपनी गुफ्तगू के एंड में उन्होंने कह दिया कि जो लोग पार्लियामान से बाहर हैं वो सियासत सीखें। सो बेसिकली एट दैट टाइम ही वाज एड्रेसिंग सलमान रखबाजा साहब। अच्छा चले देखिए, मैं समझता हूँ आज वाले में गुस्सा ज़्यादा डोमिनेट कर गया है। देखें दोनों एंड्स पे गुस्सा है, मगर पहले देखें हर किसी से गलती हो सकती है, मेरे से भी, हम सब से। देखें ना ये तो पॉलिटिक्स है, मगर देखें हर गलती से सीखना चाहिए। बात है कि आज वाले से एक लेसन पार्टी को लर्न करना चाहिए कि असल मसला क्या था। असल मसला था खान साहब की सेहत, मगर खान साहब की सेहत से हमने अपनी इंटरनल लड़ाई को इतना पब्लिक कर दिया कि उससे फोकस हट गया है। और हम आज अगले पिछले 5 मिनट में आप और मैं 6 मिनट मुकालमा क्या कर रहे हैं, ये क्या हुआ है। अग्रीड। अच्छा सर ये फरमाइएगा कि ये जो 27 सितंबर की डेट दी गई, इसमें आप लोगों की पार्टी ने तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था? अच्छा राय साहब देखें बिल्डअप बन रहा है, मतलब अगर 27 वाली डेट का करें एज सच, वो बिल्कुल पहले भी डिफरेंट जगहों से डिफरेंट कॉर्नर से पब्लिक है कि शायद स्पेसिफिकली 27 की डेट नहीं डिस्कस हुई। मगर अब देखें कल भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं। तो अब जिस तरह का लग रहा है ना कि 27 एक किस्म का पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन है, उससे पहले भी आपको एक्टिविटीज़ 2-3 बड़ी नज़र आएंगी और उसमें एक बिल्डअप बनेगा। और उस बिल्डअप में देखें हुकूमत वक्त के पास भी टाइम है कि वो तहरीक इंसाफ के जायज़ मुतालबात पे किस तरह से इंगेज करती है। क्या वो उसी तरह की बात पे रहती है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक जो है ना हॉलो ऑफ़र कर देते हैं कि जी बातचीत करें, जबकि देखें कि तहरीक इंसाफ बार बार पीट रही है कि उनके लीडर की इस वक्त जो है मेडिकल कंडीशन वो दिन ब दिन डिटोरिएट कर रही है। और ये खाली हम नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया पे भी एक उबाल आया हुआ है और उस उबाल की वजह से ओवरऑल पब्लिक में भी एक सनसनी फैल रही है। तो उसको रोकने के लिए भी तो हुकूमत वक्त को होश के नाखुन लेने चाहिए ना। तो वो आने वाले दिनों में जो एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे वो 14 अगस्त को होती है, 14 अगस्त के बाद वाले दिनों में भी कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है। और आज जिस तरह से सोहेल आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें भी कुछ प्रोटेस्ट के इशारे दिए हैं। अगर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक आपको 27 तक एक अच्छा मोमेंटम नज़र आएगा। सर इसमें व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड कि 27 सितंबर की डेट देने के पीछे एक लॉजिक ये भी है कि हो सकता है मीनवाइल हुकूमत से एंगेजमेंट हो जाए, इमरान खान साहब तक एक्सेस मिल जाए। एम आई राइट सर? बिल्कुल मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही है जी। सो बेसिकली जो पार्टी इज ट्राइंग के समहाउ प्रोटेस्ट से पहले इमरान खान साहब तक मिल जाए एक्सेस, और ये जो प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है एक।
बिल्कुल। देखिए बात देखें सारी रिवॉल्व अराउंड ही किस चीज़ के कर रही है कि देखिए खान साहब की हेल्थ इस वक्त प्राइम इम्पोर्टेंस की है। ये नहीं है कि हम खान साहब की रिहाई से पीछे हट गए हैं, मगर क्योंकि हमें पता है कि एक जो जिस तरह के केसेस हैं उसमें खान साहब को इंगेज करके इन्होंने अदालतों से कन्विक्शन लेके खान साहब को बंद रखा हुआ है, मगर खान साहब तक अब रसाई एक इम्पॉर्टेंट इशू है। देखें सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का केस जिसके लिए आज इकट्ठे होने का कहा गया था, वो बुनियादी तौर पे तो 6 अगस्त को रिजर्व कर ली है ना जजमेंट अदालत ने। अब अदालत पे भी काफ़ी एक बड़ा बर्डन है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब अदालत ने क्या नहीं फैसला करना कि 10 माह से जायद का अरसा हो गया कि खान साहब को किसी शख्स ने पार्टी के देखा ही नहीं है। हम खाली हुकूमती आरा पे जो है ना बैठे हुए हैं कि खान साहब ठीक हैं। तो ये खुद आप देख लेना ऐसी कैफियत में हम क्या करें। और अच्छा सर, यहाँ पर सिंस यू ब्रॉट अप कि इमरान खान साहब तक रसाई नहीं है, तो रिसेंटली सुहेल अफरीदी साहब की मुलाकातें कुछ एंकर से हमारे हुई, कलीग से हुई, उसमें उन्होंने कहा कि सिर्फ रिहाई तो को उसको मिसकोट किया जा रहा है। आई नेवर सेड दैट कि हमारी स्ट्रगल इमरान खान साहब की तक रसाई तक है। वी वांट कि जो 27 सितंबर का प्रोटेस्ट है उसमें इमरान खान साहब की रिहाई इज आवर टारगेट। बात बिल्कुल ठीक है। देखें ये तो एक इन बिटवीन चीज़ बिल्डअप हुई है पिछले 2 हफ्तों में कि 2 हफ्तों से जो खबरें खान साहब की सेहत के हवाले से आ रही हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं। मतलब देखें एक्सेस किसी को नहीं है। खबरें क्या आ रही कि खान साहब का 20 किलो से ज़ायद वज़न कम हो गया। अब इसमें कितनी सदाकत है। फिर इस हद तक भी बात की जा रही है कि खान साहब का ब्लड प्रेशर मैनेज नहीं हो रहा है। एक ऐसे बंदे का जिसको कभी ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ ही नहीं थी, उसके बारे में ऐसी खबरें आ रही हों कि जी ब्लड प्रेशर अस्पताल जेल के अस्पताल में मैनेज नहीं हो और खान साहब को बाहर लाना पड़ा और तहरीक इंसाफ की किसी शख्सियत को भी इंटीमेट किया गया। अगर इस तरह की बातें आएंगी तो खुद ये इसने बहुत सारे और सवालात जन्म दिए ना। तो 27 के दरमियान एक बहुत और बड़ा चैप्टर खान साहब की सेहत, खान साहब की वेलबींग के हवाले से भी ओपन हो गया। सर JUI से कोई मामला चल रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात से कुछ है उस पर अपडेट पॉजिटिव? देखें पार्टी का एक सर्टन सेगमेंट जो मेरी अपनी ज़ाती इन्फॉर्मेशन है वो इंगेज तो कर रहा है और काफ़ी अरसे से कर रहा है, और इसमें ज़्यादा बेहतर आंसर CM KP के जुनैद अकबर खान साहब वो कर सकेंगे, मगर एक सर्टन सेगमेंट ज़ाहिरी बात है उस इंगेजमेंट से नाला भी है। अब ये देखना है कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUI के दरमियान PTI बैलेंस किस तरह करती है। देखें एज एन अपोजिशन हम सारे बुनियादी तौर पर एक कैंप में ही हैं, हमें कोई फॉर्मल अलायंस की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो अपोजिशन होती है वो किसके ख़िलाफ़ होती है, वो हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ होती है। सारे उस चीज़ पे तो एग्री करते हैं, मगर अभी ये जो 3 सेगमेंट मैंने आइडेंटिफाई किए हैं ये 3 सेगमेंट एक वेवलेंथ पे नहीं है। वो एक वेवलेंथ पे आने के लिए अब आने वाले दिनों में तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो अपने दरवाजे कितने खोलते हैं, वो किस हद तक मौलाना साहब को भी ऑन टेबल पे लाने पे कामयाब होते हैं। खाली PTI के एक सेगमेंट चाहे तो मैं नहीं समझता कि वो कन्विंस कर सकेंगे मौलाना साहब को भी टेबल पे लाने के लिए, कि मौलाना साहब खुद बहुत बड़े पॉलिटिकल प्लेयर हैं, तो वो खाली ज़बानी कलामी दावतों पे या बातचीत करने पे तो नहीं कन्विंस हो जाएंगे ना आपके साथ बैठने पे। इसमें ये फरमाइएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कोई ग्रुप, कोई सेगमेंट ऐसा भी था जिसकी ख्वाहिश थी कि 27 सितंबर से बहुत पहले विदिन अगस्त ही एहतजाज किया जाए? देखिए तहरीक इंसाफ के अंदर के सेगमेंट का तो मैं उसका नहीं कहूँगा, मगर ओवरऑल पब्लिक की फीलिंग जो है ना वो यही है कि वो पब्लिक अब जो है ना अनॉयड है, काफ़ी ज़्यादा पब्लिक अनॉयड है। मतलब ओवरऑल कहें कि पार्टी लीडरशिप से भी, ओवरऑल सारे मामलात से भी, क्योंकि देखें पब्लिक इस वक्त पिस गई है। देखें हमारे अपने इश्यूज़ होंगे एज तहरीक इंसाफ, हम उन इश्यूज़ को लेके चल रहे हैं, मगर साथ साथ अवामी इश्यूज़ भी हैं। अवाम इस वक्त जिस इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। देखें आपने मैंने अपनी ज़िंदगियों में इतना मुश्किल इकोनॉमिक टाइम नहीं देखे होंगे। हमने मुशर्रफ की आमरीत भी गुजारी है, वो मुश्किल टाइम भी गुजारे हैं, मगर उसमें अवाम ने इकोनॉमिक क्रंच नहीं देखा था। अब ये पहली स्टेज हो रही है कि अवाम को जो है ना दवाइयाँ दस्तरस नहीं है, अवाम के हस्पताल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, अवाम के स्कूल्स बंद हो रहे हैं, तो ये बहुत सारी मुश्किलात हैं। जो हैव नॉट्स हैं उनकी तादाद बहुत बढ़ती जा रही है और कोई उस तरफ एक्नॉलेज करने को भी तैयार नहीं है। हम मैक्रो फिगर्स को देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमी में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। बैरिस्टर साहब यहाँ पर पीपल्स पार्टी और PMLN के भी बहुत डिफरेंसेस अपेरेंटली सामने आ रहे हैं कि टेलीविजन के ऊपर सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं। कहीं पर इन डेज टू कम पीपल्स पार्टी से भी बैठ के जमात आपकी बात कर सकती?
देखिए ये बात बिल्कुल, ये एक प्रोग्राम है, मैं पहले भी पिछले हफ्ते था, मैंने यही बात कही थी। देखिए पीपल्स पार्टी को पहले अपनी इंटेंट अलहदगी की तो शो करनी पड़ेगी ना। ऑलरेडी एक निकाह में बैठे हैं, वो खामंद को बुरा भी कही जा रहे हैं, सारी लान तान भी कर रहे हैं, मगर उसी माहौल में बेनिफिशरी है, नॉन नफ़का उनका चल रहा है। बात है उन चीज़ों से पहले हटें, फिर बात करें ऑपोजिशन वाली तरफ आने वाली। पहले पोजीशन तो इख्तियार करें ना। ऑपोजिशन बेंचेस तो आज भी खाली हैं, आएँ ऑक्यूपाई करें, बैठें, फिर इकट्ठे आगे की बात हो जाएगी कि हाँ जी किस तरह से आपने इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना है, किस तरह से पुरानी गलतियों को फोरगो करना है। क्योंकि देखें बगैर फोरगो किए भी आगे नहीं जाया जा सकता। अगर हम यही सख्ती रखें कि आज जो हमारे साथ हो रहा है हम एक्सपेक्ट करें कि हम आके हम भी यही करेंगे, तो फिर इस तरह से मुल्क नहीं चलेगा। कोई एक दरमियाना रास्ता कहीं तो निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप में भी ऐसे लोग मौजूद हैं और पीपल्स पार्टी में भी मौजूद हैं जो इतना फ़हम रखते हैं कि निज़ाम को दोबारा पटड़ी पे चढ़ाने के लिए वो तगोदो कर सकते हैं, मगर उसके लिए पहले अपनी पोजीशंस वाजे करनी पड़ेंगी। बैरिस्टर साहब, अचकज़ई साहब से लास्ट मुलाकात आपकी कब हुई है? मेरी जी अचकज़ई साहब से इस बात को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया होगा। तब मैं उन्हें 1-on-1 मिला था। जो एक्सपेक्टेशंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनको अपोजिशन लीडर बनाने से पहले, डू यू थिंक वो पूरी हुई हैं? देखिए बात है तहरीक इंसाफ की एक्सपेक्टेशन की बात नहीं। देखिए इमरान खान ने उन्हें एक एक्सपेक्टेशन के साथ बनाया। देखिए इमरान खान साहब ने उमर अयूब का डिबेकल अपने सामने होते हुए देखा है। सारे मामलात के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कितना वाइब्रेंट फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोलते रहे, और हुआ क्या कि 10-10 साल की सज़ाएं, 70 साल की सज़ाएं होके सिस्टम से बाहर। तो इमरान खान ने एक ऐसी शख्सियत को सामने किया जिसका एक नेशनल लेवल का इमेज भी था, और वो एक किस्म का गो बिटवीन हो सकते थे बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि देखें महमूद खान अचकज़ई का एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट स्टांस है। खान साहब ने इसलिए उनको आगे नहीं किया था कि वो किसी इदारे से बातचीत करेंगे या कोई और मामलात करेंगे। उन्हें इसलिए किया था कि वो अपना गुड ऑफिस इंजॉय करते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ भी, उनकी पीपल्स पार्टी के साथ भी अच्छे टॉकिंग टर्म्स रहे, उनकी और छोटी सियासी जमातों की भी उनके साथ अच्छी इंटरेक्शन। तो उस चीज़ को इन्वॉल्व करेंगे। एक पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसका दौर आगाज़ होगा। मगर अभी तक ज़ाहिरी बात है महमूद खान साहब भी एक ज़ीरक सियासतदान है, वो भी कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ चैलेंजेस ज़ाहिरी बात है और गवर्नमेंट साइड से हैं, तो साथ साथ उन्हें जिस पार्टी के वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बने हैं उधर से भी काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। उमैर साहब थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जनाब बैरिस्टर उमैर ने सब की गुफ्तगू आपने सुनी। ये चैलेंजेस आते हैं, वो सिर्फ अचकज़ई साहब के लिए नहीं है, वो सुहेल अफरीदी साहब हों, वो सलमान अकरम राजा साहब हों, सभी के लिए चैलेंजेस हैं। बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर कायद इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, और इन सब का चैलेंज सबसे बड़ा उनकी रिहाई ही है। बाकी सारी चीज़ें बाद में है। येस वी डू अंडरस्टैंड कि वोट कैसे पड़ा, किसके नाम पे पड़ा, बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा चैलेंज इमरान खान साहब की रिहाई है, जो अभी तक कोई बंदा भी डिलीवर करने में नाकाम रहा है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, इस सेगमेंट में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर लेट्स स्टार्ट विद आप ही की जो असल फील्ड है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। वकला तयनाती का फड्डा सर कहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई समझ नहीं आ रही है। अभी एज सच रोज़ कहते हैं कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, बट व्हाट्स हैपनिंग सर? मेरा ख्याल है कि वो अपना प्रेसिडेंट साहब के पास पड़ा हुआ है, और 48(2) जो है वो उसमें उनको डिस्क्रिशन देता है। वो अपनी डिस्क्रिशन जो है ना इधर भी यूज कर सकते हैं। तो और शायद वो उस ऑफिस में, क्योंकि वो भी एक दस्तूरी ऑफिस है, तो वो एग्जामिन करना चाह रहे होंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई है इसी सब्जेक्ट पे, और वो शायद डिसमिस भी हो गई है आज। मेरा ख्याल रीजंस भी आ गई है उसकी, तो रीज़न मैंने देखी तो नहीं है, मगर उसको भी डिसमिस कर दिया। तो वो उन्हीं के डोमेन में आता है, प्रेसिडेंट ऑफिस के डोमेन में आता है वो। सर अगर प्रेसिडेंट ऑफिस या प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करते तो तैनाती नहीं हो सकती? 48(2) तो इसी तरह से कहता है, उनको डिस्क्रिशन देता है, मगर उसके साथ उनको रीज़न देनी पड़ेंगी, और रीज़न जब देंगे तो फिर उसके बाद जो है ना वो मामला जो है वो चैलेंजेबल हो जाएगा। उसके ऊपर जो है ना वो फिर कोर्ट जो है वो देख सकती है उसको, वो रीज़न जो है ना वो दुरुस्त है या रीज़न्स दुरुस्त नहीं है।
सर वो नैयर बुखारी साहब का, I'm श्योर कि वो क्लिप आपने भी सुना होगा कि एक जज साहब का नाम लेके कह रहे हैं कि वो जनाब शुएब शेख साहब वाले केस के अंदर 10 करोड़ रुपया लिया, जज साहब ने कहा मैंने 50 दिया है। अगर अब आपने सुना हुआ सर वो क्लिप? नहीं, मैंने नहीं सुना। मैं इस तरह सर मैं आपको सुनवाता हूँ, मैं प्ले करवाता हूँ, मैं ज़रा प्ले करवाता हूँ ताकि हम उस पर फिर बात कर सकें। ज़रा प्लीज़ प्ले कीजिएगा जी वो क्लिप नैयर बुखारी साहब का। सर ये अभी अब्सार साहब के शो में नैयर बुखारी साहब ने रिसेंटली इंकशाफ किया था कि कुछ जज साहब हैं जो नौकरी से निकाले जा चुके हैं और इस लिस्ट में उनका भी नाम है। मैंने ये आपकी खिदमत में इसलिए रखा कि कल को अगर ये चैलेंज होता है, मामला अदालतों में आता है, तो इज दिस रीजन गुड इनफ सर? ये इसमें अगर इस तरह के इल्ज़ामात हैं तो ये बहुत संजीदा बात है, मगर इसके साथ साथ और भी दीगर जो नाम हैं उनके हवाले से भी काफ़ी संजीदा बातें हैं। हमारा ख्याल ये था कि जब पहले जो 26 अमेंडमेंट से पहले के मामला, उसमें हम समझते थे कि ये सिर्फ जजेस जो है ना ये इस तरह के मामला करते हैं कि अपने चैम्बर्स के लोग ले आते हैं, अपने अजीज रिश्तेदार ले आते हैं, मगर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने शायद उससे भी ज्यादा जो है ना वो उसमें खराब काम करने शुरू कर दिए। सर कल शफीउल्लाह जान साहब हमारे मेहमान थे कल परसों, वो कह रहे थे कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, आप लोग की जमात के साथ मामलात बहुत अच्छे चल रहे हैं एंड इट्स प्रिटी मच पॉसिबल कि 27 सितंबर को मौलाना साहब या उनकी जमात इमरान खान साहब की रिहाई तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी डेमोक्रेसी के रिस्टोर करने के लिए हो सकता है जमीयत उलमा इस्लाम आपको हमारे साथ कंटेनर पे नजर आए। सर कुछ चल रहा है? बातचीत हो भी रही है। कल भी जो है, कल या परसों मेरी असद कैसर साहब से अगेन बात हुई है और ये 3-4-5 दफ़ा हो गए हैं कि रेगुलर बात हो रही है। मौलाना साहब का पूछ रहे थे तो मौलाना साहब जो है वो मुल्तान में थे कल तक और वो मौलाना साहब से कुछ बात भी करना चाह रहे थे। मौलाना आते हैं तो मैं बात भी करवा देता हूँ, मगर स्टिल जो है ना हमारा मुतालबा ये है जिसकी तरफ वो शायद अभी तक इसको संजीदा नहीं ले रहे, जो भी हम तय करें वो तहरीरी तौर पे तय करें और जो मामलात हों वो हम पब्लिक करें ताकि कल कोई इसके हवाले से जो है ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने उनको बहरा कहा है मगर वो इस तरफ शायद तहरीर की तरफ मामलात नहीं आ रहे, ये शायद हमारा प्रॉब्लम है। अदरवाइज हम बहुत सारे इश्यूज पे इकट्ठे नज़रियात, आप ये कह सकते हैं कि नज़रिया हमारा इकट्ठा हो रहा है। हम समझते हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हम समझते हैं अमन अमान की हालत बहुत ख़राब है, हम समझते हैं कि गवर्नमेंट नॉन इश्यूज में पढ़ के अपने आप को मुसीबत में मजीद डाल रही है और मुल्क को भी मुसीबत में डाल रही है। बहुत सारी चीज़ें कामन है, मगर हम अगर मिल के चलें तो क्यों चलें, ये इसके ऊपर जो ना वो एक तहरीरी मुआहिदा होना चाहिए और वो फिर पब्लिक भी किया जाए ताकि पाकिस्तानियों को पता हो कि क्या मुआहिदा होगा, ताकि पाकिस्तानियों को पता हो और इवन पाकिस्तानियों के साथ साथ जो ना हमारे अपने वर्कर को पता हो कि ये हमने ये क्यों किया। तो सर उस मुआहदे में कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी रखा गया कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए भी साथ दीजिए उनका? नहीं, अभी तक तो मुआहिदा हुआ नहीं है ना। हम ये नहीं सर, लेकिन जो शराइत हो रही है, जो डिस्कस हो रही है, देखिए अगर जो शराइत जो डिस्कस होंगी, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर JUI की तरफ से अगर शराइत अगर डिस्कस होंगी, अगर हम इसमें, क्योंकि बाद में जो ना ये चीज़ें मैच्योर नहीं हुई, एक दफ़ा जो ना हमने चीज़ें काफ़ी हद तक मैच्योर की थी मगर फिर तहरीरी उस पे नहीं आए थे शायद। लेकिन सर उनका मुद्दा या उनके कंसर्न्स एट दिस टाइम है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, इमरान खान साहब मुकैयद हैं, उनकी पार्टी के लीडरान मुकैयद हैं, उनके कंसर्न ज़्यादा इस किस्म के हैं। अदालतों से इंसाफ मिलना चाहिए, इमरान खान साहब की रिहाई भी होनी चाहिए। हम बगैर किसी मुआहदे में इंटर हुए जो है इस बात की हमायत करते हैं, क्योंकि 3 साल हो गए हैं, अब वो इंसाफ की बात नहीं नज़र आ रही, मगर उसके लिए किसी तहरीरी मुआहदे की ज़रूरत भी नहीं है या इकट्ठे चलने की ज़रूरत भी नहीं है। हम इस बात की हमायत करते हैं, मगर ये कौमी मसाइल जो है ना वो उससे ज़्यादा बड़े होते हैं, तो वो कौमी मसाइल की तरफ हमको जो है ना आना होगा। सर मैं सिर्फ विजुलाइज कर रहा हूँ स्टूडियो में बैठा हुआ कि कंटेनर हो जिसमें असद कैसर साहब हों, सुहेल आफरीदी साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हों, और वो इस्लामाबाद या लाहौर या पिंडी या जो भी शहर आप लोग कल को पिक करते हैं उसकी तरफ मार्च कर रहे हों। सर वो मुझे नहीं डाइजेस्ट हो रहा, आप दोनों की जमातों के वर्कर को कैसे डाइजेस्ट होगा? हाँ, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो कुछ हो अगर होना है तो वो तहरीरी हो, ताकि हम अपने लोगों को जवाब दे सकें, अपने वर्कर को जवाब दें। हम कोई बादशाह सलामत नहीं है पार्टी के अंदर, इवन मौलाना साहब भी जवाब दें हैं, तो हमने अपने वर्कर को जवाब देना होता है। इसलिए जो है ना उसकी वजह जो है ना मौजूद होनी चाहिए। अगर वजह मौजूद होगी तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगर वजह मौजूद नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा। सर मौजूदा मुल्की हालात क्या एक वजह, इज़न्ट दैट गुड इनफ? मौजूदा मुल्की हालात, मुआशी हालात हो जाएं हमारे बाकी मामलात को लेकर, इज़न्ट दैट रीजन गुड इनफ?
उसके लिए हम अपने तौर पे जदोजहद कर रहे हैं, वो अपने तौर पे जदोजहद कर रहे हैं मुल्की हालात के मामले में। कोई अगर कोई प्रोग्राम किसी मुश्तरक प्रोग्राम पे आएंगे तो उसके लिए इससे आगे मजीद आगे चलना पड़ेगा। सर वन ऑफ द डिमांड्स ये भी है आप लोगों की कि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। नए इलेक्शन जो है ना, क्योंकि पुराने इलेक्शन, एक तो पुरानी असम्बलियों के ऊपर पहले ही सवालिया निशान था। नया इलेक्शन जो है ना, वो मेरा ख्याल है, मैं ज़ाती तौर पे अपना बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि पार्टी के इस हवाले से क्या मौक़िफ़ होगा या मौलाना क्या हदायत देंगे, मगर मेरे ख्याल में जो है ना, जो मौजूदा निज़ाम है, मौजूदा असम्बलियाँ हैं, ये अपनी वक़्त मज़ीद खो चुकी हैं और अब जो है ना, इसकी कोई हैसियत नहीं रही। सर पीपल्स पार्टी के भी क्लैशेस गवर्नमेंट के साथ या पीएमएलएन के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इज इट कोई चांस है कि कल को पीपल्स पार्टी आप लोग भी कहीं पे इकट्ठे नजर आए? और पॉलिटिक्स में हर चीज़ मुमकिन हुआ करती है। पीपल्स पार्टी के साथ हम छोटी मोटी चीज़ों पे अभी भी ताउन में हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट में शामिल होने के लिए उन्होंने हमको कहा था, मगर हम बवजह जो है वो उसमें शामिल नहीं हो रहे। और इसके अलावा भी जो है ना, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कुछ सीटों पे हमारी एडजस्टमेंट हुई है, मगर जो है ना, कोई बड़े इत्तेहाद के मामला जब आएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि पहले जो है ना, वो उसी तरह से कुछ लिखत पढ़त, कुछ तहरीर जो है ना, वो ज़रूरी हो जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, उसके साथ लिख लिया जाए ताकि बाद में कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन ना हो। फेयर इनफ। सर आज ही मैं चले वो वैसे तो लफ्ज़ थोड़ा सा मेरे नज़दीक गैर मुहज़्ज़ब है, लेकिन मैं आपकी खिदमत में रख देता हूँ क्योंकि एक खातून सेनेटर ने इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जिस तरह इलेक्शन करवा रही है आज़ाद कश्मीर में, कल को इनके अपने नेफे में ही पिस्तौल चल जाना है। पलवशा साहिबा ने आज टीवी पे कहा है। सर डू यू थिंक कि ये इत्तेहाद खत्म होता आपको कहीं पर नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी के पीएमएलएन का? ये जबरदस्ती की शादी है ना, किसी ने, माँ बाप ने जबरदस्ती, निके के अब्बा ने जबरदस्ती कराई हुई है। सेनेटर साहब निक्का कौन है यहाँ पे सर? निका तो भी मौलाना ने निके को काफी बदनाम कर लिया। सर वो बदनामी से मामलात आगे भी चलेंगे या यहाँ पर जेयूआई का फुल स्टॉप है कि बस वी हैव डन आवर जॉब? क्योंकि आपने बहुत कुछ कर किया रिसेंटली, आपकी ऑपोजिशन तो आप लोग ही बन के सामने आए रिसेंट पास्ट के अंदर। तो ऐसा ही है अपोजिशन। अगर इवन रिसेंट पास को भी छोड़ दीजिए, अगर आप अमेंडमेंट्स पे भी देखिए तो हमने जो है ना, वो एक मुनासिब अपोजिशन जो है ना की है। 27वें में भी की है, 26वें में भी की है। 26वें में 35 क्लासेस थे जिनको हमने ड्राफ्ट करवाया जी था, जी और जी, 5 क्लास आपने शामिल करवाए थे। 21 क्लासेस जो बाकी रह गए थे उसमें भी बेटरनेस कम करवाई थी। तो अपोजिशन पार्लियामानी निज़ाम में यही कुछ होती है। सेनेटर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, वेरी काइंड ऑफ यू। नाज़रीन कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यस, कुछ अलायंसेस बनती हुई, कुछ पुरानी अलायंसेस टूटती हुई पाकिस्तान की सियासत में नज़र आ रही हैं, बट ये वो डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं जो हर टाइम हर वक्त बदलती रहती हैं। सो लेट्स सी व्हाट कम्स इन, कुछ डेवलपमेंट इन डेज टू कम होती है या नहीं होती। आज की शो से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।